नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत के एक ऐसे प्रोजेक्ट की जिस पर जितनी चर्चा होती है उतना ही विवाद भी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बुलेट ट्रेन की। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये शब्द जापान की शिनकानसेन यानी उनकी बुलेट ट्रेन के लिए कहे गए थे जब वो 1964 में शुरू हुई थी। उस वक्त के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने उसे पैसों की बर्बादी बताया था। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, भारत की बुलेट ट्रेन को लेकर जो बहस चल रही है, क्या वो वही कहानी दोहरा रही है जो जापान ने सही साबित कर दी थी, या फिर इस बार मामला कुछ और है? देखिए, इस प्रोजेक्ट के खिलाफ जो बातें हैं वो हम सब ने सुनी हैं कि भाई इतना पैसा क्यों खर्च करना, क्या आम इंसान इसका टिकट खरीद पाएगा, और सबसे बड़ी बात, इस पैसे से तो देश की गरीबी दूर हो सकती है। ये सारे सवाल बहुत जरूरी हैं और आज हम इन्हीं को समझने की कोशिश करेंगे। भारत के भविष्य को समझने के लिए चलिए एक बार जापान के अतीत में चलते हैं। ये कहानी है कि कैसे वर्ल्ड वॉर के बाद बर्बाद हो चुका एक देश हाई स्पीड रेल के दम पर दुनिया के सामने एक मिसाल बन गया। तो जरा उस दौर की कल्पना कीजिए। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान फिर से खड़ा होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये 1950 का दशक था, जिसे एज ऑफ प्लेन्स एंड कार्स कहा जाता था। हर कोई हवाई जहाज और तेज कारों की बात कर रहा था, और ऐसे में ट्रेनों पर इतना बड़ा दांव लगाना एक बेवकूफ़ी भला कदम माना जा रहा था। और हुआ भी वही। 60 के दशक तक प्रोजेक्ट का मजाक उड़ा, काम लेट हुआ और बजट तो लगभग डबल हो गया। सबने मान लिया था कि यह प्रोजेक्ट फेल हो चुका है। मतलब एक तरफ दुनिया पहाड़ों को तोड़कर हाईवे बना रही थी, जेट इंजन बना रही थी, और दूसरी तरफ जापान जमीन के नीचे सुरंगें खोदकर हाई स्पीड रेल का ट्रैक बिछा रहा था। सोचिए, उन्होंने 100 साल पुरानी ट्रेन टेक्नोलॉजी पे भरोसा किया जिसे सब आउटडेटेड मान चुके थे। और दबाव इतना ज्यादा था कि जब बजट डबल हुआ तो जापानी रेलवे के प्रेसिडेंट और चीफ इंजीनियर दोनों ने शर्मिंदगी में इस्तीफा दे दिया। उन्हें लगा कि उन्होंने अपने देश को निराश किया है, एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। उस पल उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो असल में इतिहास बना रहे थे। ये दूरी है जापान के दो सबसे बड़े शहरों के बीच, टोक्यो और ओसाका, देश के दो सबसे बड़े इकोनॉमिक हब। और शिनकानसेन ने इस 500 किलोमीटर के सफर को घटाकर सिर्फ 3 घंटे का कर दिया। इसने रातों रात जापान में बिजनेस करने का तरीका ही बदल दिया। पहली बार ऐसा मुमकिन हुआ कि कोई सुबह टोक्यो से ओसाका जाकर मीटिंग करे और रात के खाने पर अपने परिवार के साथ घर वापस आ जाए। ये एक क्रांति थी। तो जापान की इसी जबरदस्त कामयाबी की कहानी से प्रेरणा लेकर अब वापस आते हैं आज के भारत में और बात करते हैं मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट की। तो ये प्रोजेक्ट मुंबई को अहमदाबाद से जोड़ेगा। टॉप स्पीड होगी 320 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका पूरा ट्रैक जमीन के ऊपर पिलर्स पर बनेगा, और इसकी एक खासियत तो सच में कमाल है। 21 किलोमीटर लंबी सुरंग, जिसमें से 7 किलोमीटर का हिस्सा समंदर के नीचे से गुजरेगा। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, पैसा। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत है लगभग 1 लाख करोड़ रुपए। हाँ, ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम है। तो ये पैसा आ कहां से रहा है? देखिए, इस बड़ी रकम का 80% हिस्सा जापान की इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी यानी जाइका एक लोन के तौर पर दे रही है। लेकिन यहां एक ऐसी डिटेल है जिस पर अक्सर ध्यान नहीं जाता। ये कोई मामूली लोन नहीं है, ये एक सॉफ्ट लोन है जिसका सालाना ब्याज है सिर्फ 0.1%। जी हां, 0.1%। ये लगभग ना के बराबर है। और बात सिर्फ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने की नहीं है। लॉन्ग टर्म प्लान ये है कि सिर्फ जापान से ट्रेनें खरीदी ना जाएं, बल्कि टेक्नोलॉजी को भारत लाकर यहीं पर मैन्युफैक्चरिंग शुरू की जाए, ताकि भविष्य में भारत खुद हाई स्पीड ट्रेनें बनाकर दुनिया को एक्सपोर्ट कर सके। अच्छा, ये सब तो हो गई प्रोजेक्ट की बातें, लेकिन सवाल तो वही है, इससे असल में क्या बदलेगा? आम लोगों की जिंदगी पर इसका क्या असर होगा? देखिए, इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा असर समझने के लिए इसे एक लंबी दूरी की ट्रेन की तरह नहीं, बल्कि एक इंटरसिटी मेट्रो की तरह सोचना होगा। हर 45 मिनट में एक ट्रेन। इसका मतलब ये है कि अब कोई सूरत या वडोदरा में रहकर मुंबई में रोज काम करने आ जा सकता है। इससे मुंबई जैसे भीड़भाड़ वाले शहरों पर बोझ कम होगा और डेवलपमेंट पूरे कॉरिडोर में फैलेगा। और फायदे से समय बचाने तक ही नहीं है, जब शहर ऐसे जुड़ते हैं तो बिजनेस और ट्रेड को पंख लग जाते हैं। इस प्रोजेक्ट से सीधे तौर पर करीब 50,000 जॉब्स बनेंगी, हजारों लोग नई टेक्नोलॉजी सीखेंगे, और ये पर्यावरण के लिहाज से भी हवाई जहाज और कारों से कहीं बेहतर विकल्प है।
और जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो ये आंकड़े देखिए, ये साफ दिखाते हैं कि प्रति किलोमीटर प्रति यात्री कार्बन उत्सर्जन के मामले में हाई स्पीड रेल, हवाई जहाज और सड़क परिवहन से कहीं ज्यादा ग्रीन है। चलिए अब उस सबसे बड़े और भावनात्मक सवाल पर आते हैं। क्या 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करके हम गरीबी जैसे जरूरी मुद्दों से अपना ध्यान भटका रहे हैं? इस सवाल को समझने के लिए लागत को एक नए नजरिए से देखना होगा। देखिए, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स सिर्फ एक खर्च नहीं होते, ये एक निवेश होते हैं, एक तरह का इकोनॉमिक मल्टीप्लायर जो देश की जीडीपी को बढ़ाता है, नई नौकरियां बनाता है और लंबे समय में देश के लिए और ज्यादा पैसा कमाता है। और हाँ, टिकट की जो कीमत होगी उसका मकसद ट्रेन चलाने का रोज का खर्चा निकालना होता है, जैसे बिजली, मेंटेनेंस और स्टाफ की सैलरी, ना कि उसे बनाने में लगे 1 लाख करोड़ रुपए को वसूलना। दुनिया का कोई भी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ऐसे काम नहीं करता। और यहीं पर सबसे अहम बात आती है, गरीबी को जड़ से मिटाने का सबसे पक्का तरीका है आर्थिक विकास। जब ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं तो पूरी इकोनॉमी का पहिया घूमता है, लाखों लोगों को काम मिलता है और यही चीज गरीबी को कम करती है। तो आखिर में सवाल सिर्फ एक बचता है, क्या विकास की रफ्तार को धीमा करके गरीबी से लड़ा जा सकता है, या फिर यही तेज विकास, यही बड़े प्रोजेक्ट्स ही वो रास्ता हैं जो किसी देश को हमेशा के लिए गरीबी से बाहर निकाल सकते हैं? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।